हेलो डियर स्टूडेंट, आवाज आ रही सभी को बेटा? यस सर। हाँ, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, है ना? तो आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा बेटा वो कौन सा है। आपको पता है ना मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? आपको आइडिया है किसी को? यस सर। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं? सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वो होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज की क्लास में देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होगी हमारे पढ़ने की। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, हम उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और थोड़ा सा आप लोग पहले देख लीजिए कि क्या स्ट्रेटजी होगी, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं हमारे इस सब्जेक्ट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशन में। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिलेबस दिखाता हूँ। और आई होप आप लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस का जो सिलेबस है वो देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा। आई होप आप लोग तो वैसे भी जानते हैं, आप OCBC वाले हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि कैसे हम सिलेबस को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आज पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस का। इसके बाद में हम जो कल की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, यदि आपकी क्लास है तो ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ठीक है, तो चलिए मैं सिलेबस देखता हूँ। आप लोगों ने आई होप जो आपका टाइम टेबल है वो सभी के पास पहुंच गया होगा, सभी लोगों ने टाइम टेबल को देख लिया होगा। ठीक है, ये जो टाइम टेबल है इसमें थर्ड सेम और फिफ्थ सेम दोनों के लिए है। आपको सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ सेम के लिए देखना है ना। फिफ्थ सेम के लिए आपको टाइम टेबल देखना है। फिफ्थ सेम में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो है एक PSO की पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। और जो आपका चौथा सब्जेक्ट होगा वो होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस। आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा जो यहाँ पर आपके शॉर्ट में लिखा हुआ है ITMP, मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक होगा आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट टिप। ठीक है, PDF। तो इन सारी सब्जेक्ट के बारे में आपको स्टडी करना है। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो संबंधित टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सिलेबस में देखेंगे सभी जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उनके नीचे आपके फैकल्टीज का नाम भी दिया हुआ है। तो सभी संबंधित टीचर्स आपको ऑनलाइन माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप टेलीग्राम हो या किसी माध्यम से, आपको नोट्स, आपको गूगल लिंक प्रोवाइड करेंगे, आपको जो आपकी लाइव क्लास होगी उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, और उसी के आधार पे आपकी क्लासेस होंगी। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी क्लास जो है ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी। हो सकता है कि 15 सितंबर से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। फिर भी जब तक ऑफलाइन नहीं होती हैं तो हम इसी प्रकार के ऑनलाइन माध्यम से, जूम के माध्यम से हम जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसके बाद में चलो मैं यहाँ पर आपको सिलेबस शेयर करता हूँ। इसके बाद में सर एयर की आवाज बहुत आ रही है सर। अच्छा बेटा, वो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। चलो ठीक है, अभी नहीं आ रही सर है। माइक हाँ, पास में रख लीजिए सर, अब आपका भी वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा अभी आ रही है क्लियर? यस सर। सर ऑफलाइन ही क्लास लगाना सर, ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम चले जाता है सर। ओके बेटा, मैं मानता हूँ पल्लवी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हम नहीं कर सकते कुछ। जब तक कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी नहीं करती है तब तक कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं कर सकता कि हम आपको ऑफलाइन बुलाएं। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आएगी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेना है तब तक हम आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। जिस दिन भी गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करता है कि जो क्लासेस हैं, जो कॉलेज है, वो ऑफलाइन लगवाया जाए, स्टूडेंट को बुलाया जाए, तो उसी माध्यम से ही आपको ऑफलाइन तरीके से ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फैकल्टी या कोई एचओडी या प्रिंसिपल सर भी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, जब तक डीटीई से या फिर हम आरजीपीवी से कोई गाइडलाइन नहीं आती है। तो ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम खुद से मतलब हम नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा, ना कॉलेज के हाथ में है एक्चुअली, ये हमारे आरजीपीवी के हाथ में है, या फिर हम डीटी के हाथ में है, या फिर एमपी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आई होप जहाँ तक हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि 15 सितंबर से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, यदि केसेस नहीं बढ़ते हैं तो। ठीक है, यदि केसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसे ही क्लास चालू रहे, पर मुझे लगता है कि 15 सितंबर के बाद आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, ओके। यस सर। सर हमने इसलिए बोले थे क्योंकि इस बार हमने 3 सेमेस्टर सर ऑनलाइन ही पढ़ लिए हैं और अभी फाइनल ईयर आ गया है, तो सर हमको ऑफलाइन क्लास जरूरी थी। ओके बेटा, कोशिश, ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। सागर कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, फिर म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से नॉइस आ रहा है बेटा सागर। ठीक है, म्यूट रखो, बस वगैरह की नॉइस आ रही है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए मैं सिलेबस को देखता हूँ एक बार, एक नज़र मैं भी मारता हूँ और एक नज़र आप भी देखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को पता है सिलेबस कहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है, 5th सेम का है, 5th सेम इलेक्ट्रिकल में आप जाइए, 5th सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके पढ़े हुए हैं विद सब्जेक्ट कोड। जैसे कि 501 आपका क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन है। ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एस्टिमेटिंग, ये 503 है। ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है ये 500 हाँ, जो आपका सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये आपका 502 है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सिलेबस जो है वो विजुअल हो रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है पूरा सिलेबस। ये आपका सिलेबस है, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है सभी लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, या चाहें तो इसको प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि 2 प्रकार से आपका सिलेबस होता है। जैसे ओसीबीसी स्कीम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक साइकोमोटर डोमेन चलता है और दूसरा होता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना होता है, जो कि आपके मेन एग्जाम में आता है। जो रिटन एग्जाम आपका होता है उसमें आपका कॉग्निटिव डोमेन आता है, और जो आपका साइकोमोटर डोमेन होता है वो वहाँ कहाँ से जो आपका साइकोमोटर डोमेन है वहाँ पर इसकी स्टडी किसके लिए करते हैं अपन, प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होते हैं वो क्वेश्चंस साइकोमोटर डोमेन से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है, यूटिलाइज एससीआर इन डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंपेयर एससीआर विद अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पढ़ना है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के एससीआर होते हैं। ठीक है, मतलब एससीआर डिफरेंट टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
हमको डिफरेंट टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एससीआर के उपयोग की स्टडी करना है, और अदर जो हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनसे हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे ऑटोमेशन की बात की जाए, चाहे पीएलसी स्कैडा की बात की जाए, या फिर जो हमारा आज के समय में जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है और जो हमारे ऑटोमेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, सभी जगह पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये डिवाइसेस काफी रिलायबल होते हैं। जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ये काफी रिलायबल होते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन है वो भी काफी कम होता है। ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी का कंजप्शन भी काफी कम करते हैं और बहुत स्मूथली कंट्रोल करने का काम करते हैं, चाहे आप स्विचिंग के रूप में आप इनका इस्तेमाल करें, चाहे आप कंट्रोलिंग सिस्टम के रूप में आप इनका इस्तेमाल करें। इस प्रकार से इनका जो एप्लीकेशन होता है काफी अच्छा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि जो हमारा एससीआर है वो डिफरेंट टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो हमारे दूसरे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उससे हमारा एससीआर इट मीन सेमी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इट मीन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर किस प्रकार से भिन्न है, हम इसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे, या किस अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से किस प्रकार से ये समानता को रखता है, हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ये पार्ट है आपका, ये जो आपका कोर्स आउटकम 1 है जिसमें लर्निंग आउटकम दिया हुआ E01503031, ये जो लर्निंग आउटकम है इसमें कॉग्निटिव डोमेन है। देखिए कॉग्निटिव डोमेन, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपका है ये थ्योरी पोर्शन में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये थ्योरी जो एग्जाम होता है वहां पर इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर जो आपका मेथड ऑफ असेसमेंट एक्सटर्नल, मतलब कि ये आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आरजीपीवी मेन एग्जाम करवाती है। इंटरनल मिड सेमेस्टर का मतलब होता है कि जो हम बेटा आपका असेसमेंट लेते हैं, जो आपके 10-10 नंबर के 2 टेस्ट होते हैं जिसको हम पहले प्रोग्रेसिव टेस्ट कहा करते थे, लेकिन आजकल हम उसको असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, तो ये 10 मार्क्स का होगा फर्स्ट और दूसरा 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये जो पेन पेपर टेस्ट होता है उसी के आधार पे हम इसका मार्क्स को फिल करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें जैसे कि कंटेंट यदि देखें तो थायरिस्टर, एक्चुअली हम बात करें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो आज के समय में जितना हम गेहूं पैदा करते हैं ना बेटा, गेहूं के जितने दाने होते हैं ना उसी प्रकार से पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पैदा की जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पैदा होती हैं जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितना हम गेहूं पैदा करते हैं ना उतनी पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पैदा होती हैं। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जा रही हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। उनका इतना ज्यादा एप्लीकेशन है, इतना ज्यादा एप्लीकेशन है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? हाँ, इसके बाद में कंटेंट जो है फर्स्ट चैप्टर का, देखो इसमें 12 मार्क्स का आपको आपके मेन एग्जाम में आएगा। ध्यान देना, ये आपको इन चीजों को देखकर भी स्टडी आप कर सकते हैं कि इस यूनिट के लिए आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, और ये वेटेज कैसे डाला गया है, इसमें जितना कंटेंट है उसके आधार पे इसके मार्क्स का वेटेज डाला गया है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12 मार्क्स का है ही, अदर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसी प्रकार से उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका जितना यहाँ पर वेटेज है उसी आधार पे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगभग उसी तरह से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे एससीआर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, और एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, कोई बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द से आप क्या समझते हैं, कोई बताएगा बेटा? एनीवन? सर दो चीजों के बीच रिलेशन है, दो चीजों या के फिर वो बीच कैसा relation। बिहेव करेगा सर। नाम कौन बोल रहा है बेटा, नाम बताइए।
सौरभ सौरभ ढाटे ढाटे। सर। हाँ सौरभ ढाटे, हाँ। तो किन किन दो चीजों के बीच के आप रिलेशन को बताने की बात कर रहे हैं सर सौरभ? कोई भी दो चीज हो सकती है सर। यस अच्छा, सर। कोई भी दो चीज हो सकती है। नहीं, मुझे वो दो चीजों से मतलब नहीं बेटा। आप कैरेक्टरिस्टिक शब्द से क्या समझते हैं? सर विशेषता। ओके बेटा, वो हिंदी में मैं नहीं जानना चाहता। कि उसका बिहेव कैसा होगा, अभिलक्षण कैसे होंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम किसी भी मशीन के, किसी भी सिस्टम के इंटरनल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। उसके इंटरनल क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से बिहेव करेगा हमारा सिस्टम, हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करके हम उसके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करके हम उसके जो आंतरिक गुणों को पता लगा सकते हैं और उसके आधार पे हम उसका एप्लीकेशन ले सकते हैं, उसके आधार पे हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट देखकर ये नहीं बता सकते बेटा कि उसकी करंट रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, कट ऑफ पॉइंट क्या है, नहीं समझ सकते। लेकिन जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका ऑपरेशन, एक्चुअल ऑपरेशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो हम इसकी स्टडी करके इसके सैचुरेशन पॉइंट को, उसके हम कट ऑफ रीजन को, उसके हम अलग अलग कंडीशंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके आधार पे हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में यही बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें टाइप्स ऑफ टर्न ऑन मेथड्स। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? सर फिर कर्व और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर होता है सर? किसमें? कर्व और कैरेक्टरिस्टिक में सर? कर्व क्या होता है कि जब हम कोई भी दो जो हमारी क्वांटिटी होती है उनके बीच में जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो उसका Yes, sir. आउटपुट मिलता है, जो ग्राफ के फॉर्म में हमको दिखाई देता है, वो एक कर्व के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब जो ग्राफ और प्लॉट होता है उसी को हम कर्व के नाम से जानते हैं, उसी को कर्व बोला जाता है। जो भी आपका डायग्राम में कोई भी एक जो इमेज बनती है वो कर्व के फॉर्म में होती है, तो उसको हम जनरली कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वोल्टेज है, करंट है, उसके बीच में हमने कोई ग्राफ को प्लॉट किया तो किस फॉर्म में बनेगा, हमको कर्व के फॉर्म में। ठीक है, यस सर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक बेटा प्रॉपर्टी बता रहा है। अरे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो कर्व तो बन रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, वो ओवरऑल कर्व क्या कह रहा है, ओवरऑल कर्व क्या कह रहा है, उससे आप क्या समझ रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कोई कर्व को कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल रहे हैं हम, उसकी पूरी ओवरऑल प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, कोई जी कर्व सर। को हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल रहे हैं, उससे हम क्या समझ रहे हैं, उससे हम क्या गेन कर रहे हैं, मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कर्व तो Yes, sir. पर्टिकुलर आप कोई ग्राफ की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उस ग्राफ से क्या स्टडी कर रहे हैं आप, क्या आप उससे जानना चाह रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहा है। जी ठीक सर। है, जी कर्व सर। एक इमेज हो गई, कर्व एक इमेज हो गई। ठीक है, यस सर। जो आपके करंट या वोल्टेज के बीच में या फिर अलग अलग जो क्वांटिटीज होती हैं उनके बीच में जो प्लॉट किया जाता है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा अब एक्चुअली टाइम एंड हो रहा है, अब ये जो लैब है जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ यही बंद होने वाली है। तो अपन जो क्लास है, कुछ पीछे बोल रहे हैं सर लोग कि सर आपको बर्थडे आज तो नहीं पढ़ाओ। अच्छा, आवाज आ रही सभी को? जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है, तो बेटा आज की क्लास एंड करते हैं। मैं आपको जो अटेंडेंस की लिंक है वो गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। कल से हम इनके टॉपिक्स को लेंगे और उनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है जी सर। हाँ, थोड़ा सा आज टाइम भी हो रहा है। जी सर, आपका बर्थडे भैया क्या सर जी? हाँ जी, हैप्पी बर्थडे सर जी। पर सर आपने हमको चलो भाई, चॉकलेट नहीं खिलाया ना सर। बेटा तुम लोग आए नहीं हो, अपन वर्चुअल चॉकलेट खा लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे चॉकलेट, सभी लोग यस सर। उसके मीठे मीठे चॉकलेट का आनंद लेंगे। ठीक है,
चलिए yes, तो सभी लोग पहले कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी लोग। yes, sir.